बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 13 रिलेटिविटी का फर्स्ट टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास इस बुक में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन गिवन है उसको समझ लेते हैं। बच्चों, रिलेटिविटी में हम कोई भी चीज़ जब मूव कर रही होती है उसको हम रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं। हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ रेस्ट पर है, ये चीज़ मूव कर रही है विदाउट एनी रेफरेंस। फर्ज करें मैं रोड पर खड़ा हूँ और मेरे सामने से गाड़ी जो है वो मूव करके गई है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गाड़ी मूव कर रही है, बल्कि ये कहूँगा मेरे लिहाज से मैं रेस्ट पर हूँ और ये गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। इसी तरह बेटा, जो शख्स हमें चांद से इन दोनों मोशंस को देख रहा है, मुझे और उस गाड़ी को, वो कहेगा ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। मतलब रेफरेंस चेंज करने से हमारे पास टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। जो ज़मीन पे मेरे रेफरेंस से मैं रेस्ट पर था, चांद पर बैठे शख्स के मुताबिक मैं मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन भी साथ साथ मूव कर रही है। और इसी चीज़ को बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, और न्यूटन्स की जो 200 साल पुरानी फिजिक्स थी उसके बहुत से कॉन्सेप्ट्स को गलत साबित किया था। एक उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था बेटा ग्रेविटी। न्यूटन ने कहा था ग्रेविटी एक फोर्स है, जबकि आइंस्टाइन ने कहा था ग्रेविटी जो है बेटा वो हमारे पास स्पेस टाइम कर्व की वजह से है। मतलब ये हमारे पास जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये स्पेस है, और स्पेस के अंदर जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये सूरज है तो बेटा इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, इसके पास ये जो कर्व पाथ है, ये बेंड स्पेस जो है ये ज़्यादा है, जिसकी वजह से सूरज की ग्रेविटी ज़्यादा है। इसी तरह बेटा अर्थ के सराउंडिंग में इसका मैस सन के मुकाबले में काफ़ी कम है, इसलिए इसकी ग्रेविटी कम है। इसी तरह चांद का मैस ज़मीन से भी कम है, तो बेटा इसकी भी ग्रेविटी क्या है, कम है। और इसी बेंडिंग ऑफ स्पेस की वजह से जो लाइट होती है बेटा वो बेंड होकर आती है, और ये सारे वो प्रूफ हैं जिसकी मदद से आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज को सच साबित किया। और आजकल हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसके मुताबिक बेटा न्यूटन की फिजिक्स से ज़्यादा आइंस्टाइन का जो एक कॉन्सेप्ट है ये सारे सही साबित हो रहे हैं। The theory of relativity introduced by Albert Einstein transformed physics and astronomy in the 20th century by replacing Newton's 200-year-old theory of mechanics. It is introduced new concepts, four-dimensional space-time, time dilation, relativity और simultaneity, length contraction। ये सारे concepts जो हैं बेटा ये हम नेक्स्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो आइंस्टाइन ने बेटा जो दो थ्योरीज दी थी, एक को हम सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें हम ग्रेविटी के अलावा सारे फिजिकल फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। यानी विदाउट ग्रेविटी सारे फिजिकल फिनोमिना को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करेंगे, और ये 1905 में दी। और उसके 10 साल बाद उसने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो ग्रेविटी के साथ साथ फोर्स ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करती है। इट अप्लाइज टू ऑल फिजिकल फिनोमिना विदाउट ग्रेविटी, और ये जो है बेटा इट एक्सप्लेन ग्रेविटी एंड इट्स रिलेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। Einstein showed where Newtonian physics might fail. He proved new idea about time, space and gravity. ये तीन बेटा मेन कॉन्सेप्ट थे जो बेटा हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स के गलत साबित किए थे आइंस्टाइन ने, कि टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, टाइम चेंज हो जाता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। स्पेस जो है बेटा ये अभी हमने डिस्कस किया, और ग्रेविटी भी बेटा स्पेस के बेंड होने की वजह से होती है। Over the last century, many experiments confirm Einstein's theories. One famous observation is light bands. मतलब फर्ज करो बेटा ये जो स्टार्स हैं, जो ये हमारे पास लाइट आती है बेटा ये बैंड होकर आती है। अगर हम ज़मीन पर रहकर ये समझते हैं कि जो स्टार का रोशनी हमें नज़र आ रही है वो यहाँ पर है, तो एक्चुअली बेटा स्टार्स थोड़े से बेंड हुए हुए होते हैं, क्योंकि लाइट जो हमारे पास आती है वो इस कर्व की वजह से, इस ग्रेविटी की वजह से बेटा वो बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से बेटा हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, स्टार्स की, गैलेक्सीज की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। One famous observation is the light band when passing near the sun, proving that the gravity curves space. By 1920, physics understood and accepted special relativity and become an important role in the न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। बच्चों 1920 के अंदर जब साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया स्पेशल रिलेटिविटी को, तो बेटा बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके जवाब हमें न्यूटन की फिजिक्स ने नहीं दिए थे वो आइंस्टाइन की फिजिक्स ने देना शुरू किए। जैसे बेटा हमारे पास एक मर्क्यूरी एक प्लेनेट है जिसकी मोशन के न्यूटन की फिजिक्स जो है वो प्रूव नहीं कर सकती थी कि वो इस तरह की रोटेशन
क्यों करता है? तो बेटा आइंस्टाइन के लॉज के मुताबिक जब हमने उसको स्टडी किया तो बेटा एग्जैक्टली उसकी वही मोशन बनी जो वो परफॉर्म करता है। तो बेटा इसलिए हम कहते हैं न्यूटन की फिजिक्स जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी बेटा हमारे पास आइंस्टाइन के आइडियाज और आइंस्टाइन की फिजिक्स है, और इसीलिए बेटा आइंस्टाइन को न्यूटन से बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फर्स्ट टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑब्जर्वर जो है मेजरमेंट्स करता है पोजीशन और मोशन के हिसाब से। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? A frame of reference is a system where an observer make measurements of position and motion. It is associated with the coordinate system. एक रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बेटा वो रूम जो है वो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है अगर हम उसके कॉर्नर से एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें। हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है बेटा, हमारे पास या तो बॉडी जो है वो रेस्ट पर होती है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे कि बेटा अगर हम एक रूम को कंसीडर करते हैं तो हमारे लिहाज से वो रेस्ट पर है, लेकिन अगर अर्थ के अकॉर्डिंग भी देखें तो बेटा अर्थ कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो बेटा हम उसको इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करेंगे। और ऐसे फ्रेम के अंदर न्यूटन्स के सारे लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं, मतलब न्यूटन के सारे लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसको हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कहते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होती, वेलोसिटी सेम रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो इसी फ्रेम को हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम के नाम से जानते हैं। तो बेटा इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम दैट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। इट इज इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉज होल्ड ट्रू। इसको डिफाइन हम एक और तरीके से कर सकते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज नॉट एक्सेलरेटिंग इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ कार इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट रोड द अर्थ फॉर मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो। जैसे बेटा अगर गाड़ी जो है कर्व पाथ पर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी, और एक्सेलरेशन की वजह से पैसेंजर एक दूसरी साइड पर मूव कर रहे होंगे। इसी तरह एलिवेटर जो है अगर वो मूव कर रहा होगा तो बेटा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। डिफाइन कैसे करेंगे? आई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द फ्रेम दैट एक्सेलरेटिंग इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉज डू नॉट होल्ड ट्रू अनलेस वी अप्लाई अ सूडो फोर्स। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेटिंग मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये एग्जांपल्स आपने बेटा याद रखनी है। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।